नमस्कार, जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सेंट्रल विस्टा पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना बताते हुए इसके निर्माण पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही इस परियोजना को मंजूरी दे चुका है। ऐसे में इसके निर्माण कार्य पर रोक लगाने का कोई औचित्य ही नहीं उठता। सेंट्रल विस्टा पर नहीं लगेगी रोक। हाईकोर्ट ने खारिज की रोक की याचिका। याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना। सेंट्रल विस्टा पर विपक्ष को जवाब। सेंट्रल विस्टा और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में का उनमें अंतर जो है वो भी नहीं मालूम। सेंट्रल विस्टा पर विपक्ष की झूठी राजनीति। फॉल्स नैरेटिव को कि हिंदी में मैं कैसे बताऊं, सरेआम झूठ। मतलब जो फैक्चुअल, जिन चीजों का फैक्चुअल बेसिस ही नहीं है। मोदी सरकार का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट जिसकी जरूरत कोरोना काल में भी है, वही प्रोजेक्ट जिस पर विपक्ष सवाल उठाता आया है। इस प्रोजेक्ट को कोरोना काल में रोका जाए, इसके लिए याचिकाकर्ता ने अदालत में याचिका डाली, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। याचिका को खारिज कर दिया गया और याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। याचिकाकर्ता ने कोरोना महामारी को आधार बनाकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा याचिका में प्रामाणिकता की कमी है। कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को जरूरी बताया। इस प्रोजेक्ट की वैधता सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित की है। कोरोना काल में मजदूरों के ठहरने और देखरेख की उचित व्यवस्था की गई है। मोदी सरकार के इस महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा के काम को दिल्ली हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार अब इस मुद्दे पर विपक्षियों पर हमलावर हो गई है। सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम पर भ्रम फैला रही कांग्रेस पर शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने जमकर हमला बोला। फॉल्स नैरेटिव को कि हिंदी में मैं कैसे बताऊं, सरेआम झूठ। महामारी के बहुत पहले ही फैसला ले लिया था, कर लिया था। और ये क्यों जरूरी है पार्लियामेंट का की नई बिल्डिंग बनानी? इसलिए कि पहले नई पार्लियामेंट, जहां पे पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग सेस्मिक जोन 2 में आती थी, तो अब ये बिल्डिंग सेस्मिक जोन 4 में है। कोरोना महामारी के दौर में वैक्सीन के लिए आवंटित पैसे पर उठ रहे सवाल पर भी विपक्ष को कड़ा जवाब दिया। महामारी के दौरान आप इतना 20,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। एक वो आंकड़ा मैंने देखा, 20,000 करोड़ का खर्चा आप महामारी के दौरान कर रहे हैं। इस पैसे को आप लगाइए वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे। 35,000 करोड़ केंद्रीय सरकार ने वैक्सीनेशन प्लान के लिए एलोकेट किया है, और कोई पैसे की कमी होगी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए तो देयर इज एनफ मनी। वैक्सीन अवेलेबिलिटी दूसरी बात है। दरअसल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक नया संसद भवन, एक नए आवासीय परिसर के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के साथ साथ कई नए कार्यालय भवन और मंत्रालयों के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जाना है। वर्तमान में संसद भवन के पास नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर नई संसद में क्या खास होगा। तो आपको बता दें, सेंट्रल विस्टा परियोजना की अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से करीब 1,000 करोड़ रुपए नए संसद भवन के निर्माण पर खर्च होंगे। पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा नया संसद भवन। इसे 64,500 वर्ग मीटर में बनाया जा रहा है। इस परियोजना के 2024 में पूरा होने का अनुमान है। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड करेगी, जो लगभग 21 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संसद का सत्र नए भवन में ही आयोजित किया जाएगा और वो पल न सिर्फ संसद के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बेहद खास
और गौरवशाली होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं केंद्र और बंगाल सरकार में अब अलपन बंदोपाध्याय को लेकर ठनी हुई है। ममता ने अब अलपन बंदोपाध्याय को 3 साल के लिए सीएम का मुख्य सलाहकार बना दिया है। 1 जून से पदभार संभालेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब केंद्र इसको लेकर क्या कदम उठाएगा। याद से आया सियासी तूफान। अफसर पर ममता केंद्र में आर पार। अब आईएएस अलपन का क्या होगा? पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव रहे अलपन बंदोपाध्याय को लेकर केंद्र और ममता बनर्जी में घमासान है। केंद्र के आदेश के बावजूद बंगाल सरकार ने उन्हें जाने नहीं दिया। उल्टे ममता ने सोमवार को बड़ा दांव चल दिया। उन्हें 3 साल के लिए सीएम का मुख्य सलाहकार बनाया। 1 जून 2021 को कार्यभार संभालेंगे। सोमवार को मुख्य सचिव पद से रिटायर होंगे। एचके द्विवेदी को नया मुख्य सचिव बनाया गया। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अलपन बंदोपाध्याय को लेकर केंद्र पर राजनीति करने का आरोप लगाया कि इतना निर्दय, इतना निर्मम प्राइम मिनिस्टर मैंने नहीं देखा, होम मिनिस्टर मैंने नहीं देखा। जो ममता को खिलाफ में है, इसी के लिए उसको चीफ सेक्रेटरी पर उसको ब्यूरोक्रेट्स को भी अटैक करने पड़ता है। दिस इज टू मच। केंद्र और बंगाल सरकार में आईएएस अधिकारियों को लेकर लड़ाई कोई नई बात नहीं है। पिछले साल बंगाल में रोड शो के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले के बाद केंद्र के आदेश के बाद 3 आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली नहीं भेजा था। मगर इस बार की लड़ाई थोड़ी आगे बढ़ गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अलपन के खिलाफ एक्शन के मूड में है केंद्र। अलपन को कारण बताओ नोटिस संभव। कार्मिक मंत्रालय के निशान पर अलपन। आदेश के बावजूद दिल्ली नहीं आए। आईएएस अधिकारी अलपन से केंद्र पूछेगा कि कार्मिक मंत्रालय के आदेश के बावजूद दिल्ली में क्यों नहीं पहुंचे। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरे विवाद की जड़ क्या है। अचानक क्यों अलपन बंदोपाध्याय पर आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। 28 मई को केंद्र से चिट्ठी जारी हुई। कार्मिक मंत्रालय ने दिल्ली बुलाया। 31 मई सुबह 10 बजे दिल्ली आना था। वक्त बीता, अलपन ने रिपोर्ट नहीं की। वैसे बंगाल में नियमों के पाबंद नौकरशाह माने जाते हैं अलपन बंदोपाध्याय। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी अलपन ममता के खासम खास हैं। उनके प्रशासकीय अनुभव की दीदी भी दाद देती है। केंद्र की कई बैठकों जिनमें ममता खुद शामिल नहीं होती, वहां हाजिर होकर बंगाल का पक्ष रखते रहे हैं। लेकिन केंद्र और ममता सरकार के बीच टकराव में पहली बार अलपन बंदोपाध्याय ही केंद्र बन गए हैं। अब देखना होगा कि बंगाल और केंद्र सरकार के बीच ये मामला कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान को अपना आयरन ब्रदर बताने वाले चीन ने इमरान खान को तगड़ा झटका दिया है। चीन से $3 अरब की कर्ज माफी के लिए इमरान खान घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन उनके सदाबहार दोस्त शी जिनपिंग ने साफ कर दिया कि फिलहाल राहत देना संभव नहीं है। कर्ज माफी के लिए चीन से गिड़गिड़ाया कंगाल पाकिस्तान। इमरान खान ने जिनपिंग के सामने फैलाई झोली। इमरान के गिड़गिड़ाने से नहीं पिघला ड्रैगन का दिल। ड्रैगन ने कहा फिलहाल राहत देना संभव नहीं। चीन ने पाकिस्तान को बताया था आयरन ब्रदर। पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाने का वादा करके इमरान खान सत्ता में आए थे। इमरान पाकिस्तान को नया पाकिस्तान तो नहीं बना सके, लेकिन उसे आतंकिस्तान जरूर बना दिया। इमरान खान की पाकिस्तान की हालत इतनी पतली हो चुकी है कि कंगाल खान की तिजोरी में उनकी कुर्सी में कीले लगवाने तक के पैसे नहीं हैं।
भारत से दुश्मनी रखने वाले इमरान खान पड़ोसी देश चीन के इशारे पर इतरा रहे थे, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को जो झटका दिया है उससे पाकिस्तान की आने वाली नस्लों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान को अपना आयरन ब्रदर बताने वाले चीनी ड्रैगन की पोल अब खुलती जा रही है। आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान का चीन ने साथ छोड़ दिया। इमरान खान सरकार ने कर्ज माफ करने के लिए चीन के सामने झोली फैलाई थी, लेकिन बीजिंग ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। दरअसल कंगाली की हालत से गुजर रहे पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपैक के तहत बने ऊर्जा प्रोजेक्ट में निवेश किए गए 3 अरब डॉलर को माफ करने के लिए कहा था। इमरान सरकार चाहती है कि चीन इस मुश्किल वक्त में उसका कर्ज माफ कर दे। इसी उम्मीद में इमरान खान ने राष्ट्रपति जिनपिंग से गुहार लगाई थी, लेकिन चीन ने 2 टूक शब्दों में ना कह दिया। पाकिस्तान को जो पैसा मिला हुआ है लोन पर, सीपैक के नाम पर, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को उतनी चिंता होनी चाहिए जितनी कि पूरे पाकिस्तान को होनी चाहिए, पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया को होनी चाहिए। क्योंकि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आया राम गया राम है। चीन की जिनपिंग सरकार ने पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में कहा है कि समझौते की किसी भी शर्त को बदलना संभव नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बनाए ऊर्जा प्लांट पर चीन ने करीब 19 अरब डॉलर का निवेश किया है। चीन ने पाकिस्तान की ऊर्जा खरीद पर हुए समझौते को पुनर्गठित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया और कहा कि कर्ज में किसी भी राहत के लिए चीनी बैंकों को अपने नियम और शर्तों में बदलाव करना होगा। चीनी बैंक पाकिस्तान सरकार के साथ पहले हुए समझौते के किसी भी शर्त को बदलने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान की सरकार में पाकिस्तान कर्ज के जाल में उलझता जा रहा है। पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान पर 30 दिसंबर 2020 तक कुल 294 अरब डॉलर का कर्ज था, जो उसकी कुल जीडीपी का 109% है। वहीं आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि कर्ज और जीडीपी का यह अनुपात वर्ष 2023 के अंत तक काफी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इमरान सरकार मुश्किल में फंस सकती है। इमरान खान ने सत्ता संभालने से पहले चुनाव प्रचार में वादा किया था कि वो एक नया पाकिस्तान बनाएंगे जो दुनिया के कर्ज के लिए भीख नहीं मांगेगा, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान की सेहत ऐसी कर दी है कि भीख मांगने के लिए कटोरा तक के पैसे नहीं बचे। आपका प्राइम मिनिस्टर एक पपेट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम करता है, तो ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लिए बहुत खराब है। पाकिस्तान और उसकी जनता का जगना लाजमी है। गृह युद्ध बोलें ना बोलें, लेकिन आपको जगना चाहिए, जगना पड़ेगा। ये अब आपकी मजबूरी है, क्योंकि चाइना अदरवाइज आपको खा जाएगा। वहीं पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां इमरान सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि इमरान खान भीख मांगने का कटोरा लेकर दुनिया की चौखट पर घूम रहे हैं और पाकिस्तान की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता देशों और संगठनों का गुलाम बना दिया है और अपने दावे से उलट इमरान खान पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसा चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान के इस कदम से पाकिस्तान का भविष्य दांव पर लग गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान भीख मांगने का कटोरा लेकर वॉशिंगटन, रियाद, दुबई और पेंचिंग जा रहे हैं। इससे पाकिस्तान की साख को गहरा धक्का लगा है। इमरान खान कर्ज लेकर देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, जिससे कई पीढ़ियों के लिए खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल ने कहा कि साल 2021 में ही इमरान खान ने 10 अरब डॉलर का लोन लिया है, जिससे पाकिस्तान का कुल कर्ज 35% बढ़ गया है। इमरान खान के कार्यकाल में पाकिस्तान का बाहरी कर्ज 95 अरब डॉलर से बढ़कर 116 अरब डॉलर हो गया है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी सारी संपत्ति को भी गिरवी रख दे तो भी कभी भी इस कर्ज को लौटा नहीं पाएगा। इमरान खान ने पाकिस्तान को खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया है, जिससे देश शायद ही उबर पाए। उन्होंने ये भी कहा कि लोग अभी ये भले ही महसूस न करें, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इस भारी भरकम कर्ज से बेहाल रहेंगी। और ये भी आरोप लगाया कि इमरान खान के पूंजीवादी माफिया मित्र सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। बिलावल ने चेतावनी दी कि इमरान खान सरकार गरीबों और मजदूरों पर ध्यान दे, जो बढ़ती महंगाई के कारण अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे हैं और भूखमरी का शिकार हो रहे हैं।
विपक्षी दलों का आरोप है कि इमरान खान के नए पाकिस्तान का सपना तो हवाई हो चुका है। अब तो पाकिस्तान में लोगों की हालत ये है कि उन्हें पाई के लिए तरसना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दुनिया को मौत बांटने वाला चीन अब खुद अपनी साजिश में फंसता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 90 दिन के अंदर अपने एजेंसियों से चीन के कोरोना वायरस पर रिपोर्ट देने को कहा है और अब तो ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने भी चीन की चोरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को चीन के वुहान लैब की फिर से जांच करनी चाहिए। चीन की वुहान लैब से निकला कोरोना वायरस। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने किया चौंकाने वाला दावा। चीन की आर्मी के लिए काम कर रही थी वुहान लैब। चीन की वुहान लैब में डेटा से हुई छेड़छाड़। अब अमेरिका के निशाने पर चीन की कोरोना लैब। बाइडेन ने 90 दिन में सबूत जुटाने के दिए आदेश। लाखों लोगों को मौत की नींद सुला देने वाला कोरोना वायरस सबसे पहले कहां से आया? करोड़ों घरों को उजाड़ देने वाले कोरोना का जन्मदाता कौन है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसे हर कोई जानना चाहता है, चाहे वो वैज्ञानिक हो या फिर आम जनता। लेकिन कोरोना वायरस को लेकर संदेह की सुई कोरोना किंग जिनपिंग के बीजिंग की तरफ जाती है और इस बात की जांच को लेकर चोर चीन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ब्रिटिश वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना चीन की वुहान लैब से ही निकला है और इसके प्राकृतिक तौर पर चमगादड़ों से फैलने के सबूत नहीं है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ये नेचुरल वायरस है। चीनी वैज्ञानिक साइंस सेक्टर में बढ़त हासिल करना चाहते थे, इसी कोशिश में बड़ा हादसा हो गया। कोई नेचुरल वायरस इतनी तेजी से म्यूटेट नहीं हो सकता। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने तो चीन की मिलिट्री से जुड़ी गतिविधियों में भी वुहान लैब के शामिल होने का दावा किया। पॉम्पियो का कहना है कि वो ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वुहान लैब चीन की सेना से जुड़े कामों में शामिल थी। वुहान लैब में सेना से जुड़ी जो गतिविधियां हो रही थी, चीन उसे सिविलियन रिसर्च बता रहा था और अमेरिका को इसकी जानकारी देने से इनकार भी कर रहा था। माइक पॉम्पियो ने कहा कि वुहान लैब में मिलिट्री से जुड़ी गतिविधियां हो रही थी, उन्हें सिविलियन रिसर्च बताया गया। यहां तक कि उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी जानकारी छिपाई। यही नहीं, चीन ने इस जानकारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी साझा करने से इनकार कर दिया था। वुहान में जितने भी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स काम कर रहे थे, वो चाइना की आर्मी और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और ये वायरस उन्होंने ही तैयार किया और चाइना ने इसको बायो वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया। ब्रिटिश साइंटिस्ट ने भी कहा है साफ तौर पे कि ये वायरस जो है चाइना ने आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करके इसको छोड़ा है और ये आज दुनिया को बहुत जबरदस्त तबाह कर रहा है। वहीं चीनी सेना के 2 अधिकारियों ने 1999 में अनरेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर नाम से किताब लिखी, जिसमें कोरोना किंग जिनपिंग के रक्त चरित्र की जानकारी दी गई। अनरेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर में लिखा गया है कि जिससे इंसानियत को लाभ पहुंचाया जा सकता है, उसे हथियारों में भी बदला जा सकता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हथियार न बन सके। शत्रुओं पर हमला भी हो जाए और आपके हाथ खून से भी न रंगे। अनरेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर में लिखी ये बातें कोरोना वायरस की तरफ साफ इशारा कर रही कि वुहान लैब में ही कोरोना वायरस को तैयार किया गया, जबकि चीन के वैज्ञानिकों ने इस बात को माना है कि चीन ने जैविक हथियार के रूप में कोरोना का इस्तेमाल किया।
इसके अलावा अमेरिका की हाउस ऑफ रिपब्लिकन की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस चीन की लैब से ही लीक हुआ। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की वुहान लैब से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में मौत का तांडव किया। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से लीक हुआ और चीन ने ही इस महामारी को दुनिया में फैलाया। इस वायरस के स्रोत की खोज में भी चीन ने बाधा पहुंचाई। साल 2019 में वुहान लैब के शोधकर्ताओं में कोविड जैसे लक्षण भी दिखाई दिए थे और चीनी सेना भी दुनिया की सबसे बड़ी साजिश में शामिल है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन पर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं और अब तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने वुहान लैब से ही कोरोना वायरस लीक होने का दावा किया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के फ्लिंडर्स मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर निकोलाई पेट्रोव्स्काई ने कहा था कि चीन ने दुनिया की वैज्ञानिक बिरादरी को धोखा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के फ्लिंडर्स मेडिकल रिसर्च सेंटर के जो डायरेक्टर है उन्होंने भी कहा है कि चाइना जो है असलियत को दुनिया से छुपा रहा है और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को धोखा दे रहा है अपने मनी पावर के मिसयूज से और इनिशियली WHO के मिसयूज से। वुहान से वायरस लीक होने की जांच विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम भी कर चुकी है, लेकिन उन्हें इस बात के कोई सबूत नहीं मिले थे। हालांकि जांच के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम पर चीन ने कड़ी नजर रखी थी। जांच टीम के सदस्यों ने यह भी कहा था कि चीन ने कोरोना से जुड़े डेटा देने से इनकार कर दिया था, जबकि अमेरिकी संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउजी ने कहा है, हम वायरस की शुरुआत के बारे में 100% नहीं जानते हैं, इसलिए सच को सामने लाने के लिए जरूरी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच को एक लेवल ऊपर ले जाया जाए। आखिरकार कई सारे विशेषज्ञ अब कह रहे हैं कि ये वायरस चीन के वुहान लैब से निकला होगा और अब चीन पर इसका दबाव देखने को भी मिल रहा है। वुहान से लगभग 1500 किलोमीटर दूर खदानों के अंदर 3 के बैच में 6 लोगों को वहां भेजा गया। शायद वो कोरोना से संक्रमित किए गए और उनमें से शायद 3 को वैक्सीन दी गई जो बच गए और 3 हॉस्पिटल के अंदर मौत के मुंह में समा गए। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अंदर मानवता के लिए कोई शोध नहीं कर रहे थे, बल्कि वो PLA की आर्मी के लिए बायो वेपन की तैयारी कर रही थी। बता दें, कोरोना महामारी ने पिछले करीब 1.5 साल से दुनिया भर में तबाही मचाई हुई है। इस वायरस ने करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाया और लाखों लोग काल के गाल में समा गए। और इस खतरनाक वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार माना जा रहा है, जबकि चीन लगातार इन आरोपों से इनकार करता आ रहा है। लेकिन अब कोरोना किंग जिनपिंग का नरसंहार वाला रक्त चरित्र दुनिया के सामने आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जागते रहो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत। छूटेगी नहीं देश और दुनिया की कोई खबर। खबरों में धार भी, रफ्तार भी।